बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जेल से बार बार खबरें आ रही हैं, अलग अलग सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, लेकिन ये खबरें देते हुए भी लोग घबराते हैं क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी और उनकी फैमिली वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से चल रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान के निजाम को कंट्रोल करती है। तो जब भी कभी इमरान खान साहब के हवाले से कोई खबर निकलती है तो फौरी तौर पे खबर देने वाले पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ये खबर दी है। जरूरी नहीं है कोई मेजर, कोई जनरल, कोई ब्रिगेडियर कोई फोन करके बताया कि जनाब ये खबर है, कोई कर्नल फोन करके बताया कि ये खबर है। बाद औक़ात थोड़ा सा निजाम को ढीला छोड़ा जाता है और खबर निकल आती है, या जानबूझकर ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जिसमें खबर निकल आए। या देखें ना, अगर किसी सहाफी को कोई जेल के अमले का कोई बंदा राब्ते में आ जाता है और वो उसे कहता है जी कि मेरे पास एक बड़ी खबर है, तो सहाफी तो वो खबर ले लेगा, और अगर उसको कोई और सोर्स, को दूसरा सोर्स उसकी तस्दीक भी कर दे तो फिर तो उसकी वो खबर हो जाएगी ना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को पता है इस बारे में, लेकिन ज्यादा लोग बोलते नहीं थे। ज़हीम लगारी साहब ने खबर दी, फिर उसके बाद जो है रिजवान गलज़ई साहब ने खबर दी, वसीम मलिक साहब ने खबर दी, सदीक जान साहब ने ये खबर दी, और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो खबर दे रहे हैं और लगातार इसके बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमा जिनमें मुराद सईद हैं, इनके अंदर एक नाम जो है वो मेजर ताहिर सादिक साहब का भी है, इसमें जावेद हाशमी साहब ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया, और बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो तशवीशनाक है। यानी उनका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, यही ब्लड का ही प्रॉब्लम था जो उनकी आंख के अंदर क्लॉट आया, और फिर इमरान खान साहब की 85% बिनाई उनकी दाई आंख की खत्म हो गई और मुलाकातें बिल्कुल बंद थी। कोई तस्दीक भी नहीं कर सकता, सिर्फ सलमान सफदर जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो जाकर इमरान खान साहब को मिले थे, और उन्होंने अब तक यही बताया कि इमरान खान साहब बड़ी हाई स्पिरिट्स के अंदर थे। यानी इमरान खान साहब ने कहा इस बात की फिक्र ना करो। तो जब उनका वॉशरूम वगैरह देखा कि वो गंदा था, उन्होंने कहा छोड़ो इन बातों को, मैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया हूं, मैं कैद को मैंने अपनी ज़हनी तौर पे तस्लीम कर दिया, सिर्फ बंदोबस्त करो कि मेरी आंख का इलाज किया जाए और मेरे जाती मुआलिजीन मुझे देखें। जाती मुआलिजीन का इमरान खान साहब इसलिए कहते हैं कि अगर उनके ब्लड टेस्ट होंगे आजादाना माहौल में और उनके ब्लड टेस्ट होंगे गैर जानिबदारी से, जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि उनके ब्लड के साथ हुआ क्या उनके खाने में उन्हें कुछ ऐसा दिया गया, क्योंकि इमरान खान एक ऐसा कैदी है जिसे घर से खाना नहीं जाता। अब जो खबर आई वो ये है कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में लाया गया था और लाने का मकसद सिर्फ ये था कि उनका ब्लड प्रेशर हाई था, तो इमरजेंसी में उन्हें लाया गया, पिम्स अस्पताल लाया गया, उन्हें चेक करवाया गया और फिर वापस जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब ब्लड प्रेशर नॉर्मल अगर हाई हो जाए तो एक आधी गोली दे दी जाती है मरीज को, लेकिन अगर लगातार हाई रहना शुरू हो जाए तो फिर तशवीश की बात होती है, तो तभी आपको अस्पताल में ले जाना पड़ता है। वरना जेल के अंदर अस्पताल और डॉक्टर सब कुछ मौजूद है, वो वहां पे अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का मामला होता तो वहां पे देख सकते थे, लेकिन अस्पताल लाने का मतलब यह है कि इमरान खान साहब के कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट जरूर लिए गए होंगे और कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसपे तशवीश हुई डॉक्टरों को, और उन्होंने कहा जी ने अस्पताल ले जाया जाए और पिम्स में ले जाके इमरान खान साहब का चेकअप करवाया गया। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, कैदे तन्हाई क्या होती है आप में से कोई भी नहीं जानता। ये जितने लोग सुन रहे हैं ना, इनमें से कोई एक आधा आदमी होगा जो जानता होगा, जो कैदे तन्हाई में रहा। आप में से कोई भी नहीं जानता कि कैदे तन्हाई होती क्या है। ये बैठ के बड़े आराम से आप मजाक में बात कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कैद काटी है, मैंने मार खाई है। कोई मार मुकाबला नहीं कर सकती कैदे तन्हाई का। मैं कैदे तन्हाई में रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बता रहा हूं मेरी हालत देखें क्या हो गई थी कैदे तन्हाई की वजह से। पूरा जिस्म मेरा सूख कर कांटा हो गया था, मैं बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने बहुत तजर्बात मेरे ऊपर किए, लेकिन कैदे तन्हाई सबसे खौफनाक तजर्बा था। आप देखें, जितने भी लोग कैदे तन्हाई से आते हैं, जिनको एजेंसियां उठाकर ले जाती हैं, वो वापस आते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होते हैं। उनका जिस्म बिल्कुल लागर हो जाता है, वो ज़हनी तौर पे बहुत स्लो हो जाते हैं, उनके मल्टीपल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कैदे तन्हाई इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है, जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ 5 महीने, पौने 5 महीने कैदे तन्हाई में था। इमरान खान साहब कब से कैदे तन्हाई में है आप अंदाजा लगा लें। आज 9 महीने हो गए उनकी मुलाकातें ही बंद कर दी गई हैं। 9 महीने हो गए उनको उनकी फैमिली से नहीं, सिर्फ वो क्या सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है और एक बंदा आता है खाने देकर चला जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब किससे क्या बातचीत करते हैं? कुछ किताबें उनकी साथी हैं या वो अल्लाह की इबादत कर लेते हैं। तो कैदे तन्हाई जहां इंसान को जिस्मानी तौर पर तोड़ कर रख देती है ना, वही ये इंसान को आसाबी तौर पर बहुत मजबूत भी कर देती है अगर वो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दे। और ये मैंने इमरान खान साहब के अंदर ये चीज महसूस की। जिस किस्म के लोग उन्हें मिलकर आते हैं, वो आकर जो बातें बताते हैं,
उनसे अंदाजा होता है कि इमरान खान साहब ने अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ जोड़ा, और इस कैद तन्हाई में भी वो बड़े डटकर बड़ी मजबूती के साथ खड़े हैं। जिस किस्म की बातें अगर सलमान सफदर ने बताई ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड, उससे भी समझ आती है कि इमरान खान साहब कैद तन्हाई में भी टूटे नहीं अभी तक। टूट जाते तो सबके सामने आ जाता मामला। तो ये बहुत खौफनाक चीज है कैद तन्हाई जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है। तो यहां अगर उन्हें खाने पीने में कुछ ऐसी चीज दी भी जा रही है, वो खुद तो नहीं पता कर सकते कि ये क्या है, ना पता चलता है कि क्या दिया जा रहा है। अगर स्लो आप किसी को पॉइजन करें तो उसके साथ क्या हो सकता है। यही बात तो इमरान खान साहब की बहनें कह रही है। अभी अलीमा खानम का स्टेटमेंट आया कि हम ये देखना चाहते हैं इमरान खान को मिलकर के उनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या उन्हें स्लो पॉइजन किया जा रहा है या उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इसके बारे में वो नहीं जानते, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो और उन्हें पता चले। अब कैद तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत का मामला, इसको ना नॉर्मलाइज कर दिया गया। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, जब ये पता चला था ना कि इमरान खान साहब की एक आंख 85% जाया हो गई, उस वक्त पाकिस्तानियों में बहुत गुस्सा था। लेकिन सुहेल अफरीदी जिन पे इमरान खान साहब को बड़ा मान था, वो अपने साथियों समेत इंडोर एहतजाज करना शुरू हो गए इस्लामाबाद में। चंद लोग जो हैं वो जाकर बैठ गए मोटरवे के ऊपर, और वो तादाद इतनी बड़ी हुई नहीं कि वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बंद हो गए। तो कोई बड़ा एहतजाज हुआ नहीं, कोई जबरदस्ती कोई जोरदार काम हुआ नहीं। जितना बड़ा लीडर है इमरान खान, जितना लोग उससे प्यार करते हैं, इमरान खान की लीडरशिप ने मामले को नॉर्मलाइज किया। बजाय इसके कि वो अवाम के जज्बात को समझते और अवाम के साथ निकलते, उन्होंने मामले को नॉर्मलाइज किया। और अब इमरान खान साहब की बीमारी के जो मामला हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रहे हैं। उनकी कैद तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज हो रही है। इन तमाम चीजों को नॉर्मल कर दिया गया। आलमी सतह पे भी कोई असर नहीं होता। इस सारी लड़ाई में हमने जो एक चीज सीखी वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में है तो दुनिया को आपसे फर्क पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में हुकूमत में नहीं है तो फिर दुनिया को कोई इससे गर्ज नहीं है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, आप कितने बड़े आदमी हैं या कितनी बड़ी औरत है। कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को। दुनिया ने डील करना है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत से, और वो ये नहीं जानते कि इंसानी हकूक क्या होते हैं, इंसानी हकूक ठीक होने चाहिए गलत, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं है। सबके अपने अपने मफादात होते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से कितने जबरदस्त ताल्लुकात थे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते थे, मैंने वो खबरें आपको सुनाई भी, ओवरसीज पाकिस्तानी बताते थे आज मुलाकात हो गई, कल उसके बेटे से मुलाकात हो गई, आज उसके बड़े करीबी बंदे से मुलाकात हो गई, रिचर्ड ग्रेनल ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हम वो खबरें रिपोर्ट भी करते रहे। लेकिन इस सारे मामले ने एक बात समझाई कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपके पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। और फिर आसिम मुनीर साहब ने बड़ी कामयाबी से कभी क्रिप्टो को बीच में डाल दिया, कभी अमन का नोबेल इनाम बीच में डाल दिया, कभी मादनियात बीच में डाल दी, लेकिन उन्होंने वो मामला कंट्रोल कर दिया। तो आप हुकूमत में होंगे तभी मामला जो है वो आपके हाथ में आएगा। इंसानी हकूक या इंसाफ की बुनियाद पर कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। आपको अपने लिए हमेशा आवाज खुद उठानी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी साहब के दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि मुझे कहा गया तुम लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तुझे 5 दिनों में नाअहल करवा देंगे। ये सहाफियों से मुलाकात में सुहेल अफरीदी ने यह बात की कि मुझे कहा गया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर, तुझे 5 दिन के अंदर नाअहल करवा देंगे। अब जिसने ये ऐलान किया वो कौन है, सुहेल अफरीदी को यह भी बताना चाहिए कि तुझे कहकर कौन मुखातिब कर रहा है और कौन इस तरीके से बात कर रहा है एक सूबे के वजीर आला से जिसके पास मैंडेट है उस सूबे का। और ये वाहिद हुकूमत है जो अवामी वोटों के साथ बनी हुई है, वरना सारे फॉर्म 47 पर आकर बैठे हुए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि कौन है जिसने सुहेल अफरीदी को इतना खुलकर धमकी दी, और सुहेल अफरीदी साहब उसका नाम क्यों नहीं ले रहे। बताना चाहिए बतौर वजीर आला, पहले बताएं ताकि लोग पिन पॉइंट करें। ये इमरान खान साहब की तरबियत तो यही है इन लोगों को कि जो तुम्हें तंग करे उसका नाम लो, बताओ कि ये है। और लड़ाई भी इसी तरह चल रही है। और इमरान खान से प्रॉब्लम भी यही है कि हम धमकियां लगाते हैं, तुम बाहर जाके क्यों बताते हो कि हमने धमकी लगाई है। हम बदतमीजी करते हैं, तुम क्यों बताते हो कि हमने बदतमीजी की है। हम पर्चे कराते हो, तुम ये क्यों कहते हो कि हमने पर्चे करवाए। तो हर चीज इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कहते हैं कि मुझे या मेरी बीवी को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर रिस्पॉन्सिबल है। अब सुहेल अफरीदी बताएं कि सुहेल अफरीदी को यह धमकी किसने लगाई थी। दूसरा, सुहेल अफरीदी ने कहा कि जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं करने जा रहे, ये इमरान खान साहब तक रसाई के लिए करने जा रहे हैं। आप अंदाजा करें मामला यहां पहुंच गया। एक पहले कंपेन चलाई जा रही थी कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवानों को इकट्ठा करना। बात इमरान खान साहब की रिहाई की हो रही थी। वो गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, सब जानते हैं, बंद करने वाले भी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं, सारे जानते हैं, केसेस की औकात कोई नहीं है।
लेकिन जबरदस्ती इमरान खान साहब को इसलिए जेल में रखा हुआ है कि आसिम मुनीर साहब ने जो एक जाली सरकार बनाई है वो अवाम में मकबूली नहीं हो रही, और इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो एक नई मुसीबत खड़ी कर देंगे। अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, आसिम मुनीर साहब का बनाया हुआ पूरा का पूरा शीशे का महल वो टूट जाएगा अवाम के पत्थरों से। तो इसलिए उन्होंने हालिया निकाला कि इमरान खान को जेल के अंदर ही रखो, इसको बाहर निकलने नहीं देना। कोई कानूनी मामला नहीं है, कोई करप्शन का मामला नहीं है, करप्शन के बेशुमार मामला आते हैं। मैं आपको बताता हूं ऐसे ऐसे करप्ट और बेईमान लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनको कोई हाथ ही नहीं डालता। सारे एलिगेशन लगाए गए थे उस्मान बुज़दार पे कि जनाब ये आदमी करप्ट है, उस्मान बुज़दार बाहर फिर रहा है। बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात ये हैं कि जनाब आसिम मुनीर के पास कोई फाइल थी जिसमें बुशरा बीबी के बहुत सारे जराइम थे, उन जराइम में से कोई एक जुर्म की भी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। ये सब झूठो झूठ है, ये सारे जाली मुकदमात हैं, और इमरान खान साहब को जेल में इसलिए रखा हुआ है ताकि ये वाली सरकार जो है इसको लंबा किया जा सके, ये सरकार गिर ना जाए। तो ये क्या बात की सुहेल अफरीदी साहब ने कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम तहरीक नहीं चला रहे। भाई कारकुनान सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं लाखों की तादाद में, अगर आप निकालेंगे तो, कि जनाब इमरान खान साहब की एक मुलाकात करवा दी जाए उनकी फैमिली से, या उन तक रसाई दे दी जाए। भाई उस आदमी की रिहाई के लिए जोर लगाओ, वो बेगुनाह जेल के अंदर कैद है। आपको हुकूमत इसलिए दी थी कि आप स्ट्रीट मूवमेंट चलाएं और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जोर लगाएं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश भी नहीं की गई। बल्कि अब वो कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब तक किसी तरह रसाई हो जाए, यानी उनसे मुलाकात हो जाए, उनकी रिहाई वाला मामला तो गया कहीं और। स्ट्रीट मूवमेंट अभी तक शुरू नहीं हो सकी। अब जब मैं ये वीलॉग आप मेरा सुन रहे हैं तो 4 दिन गुजर गए हैं ऐलान किए हुए, और 4 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक तैयारियां शुरू नहीं हुई कि ये लॉन्ग मार्च कैसे होगा, किस तरह लोग निकलेंगे, कोई कमेटियां बन जाए, कोई मेंबरशिप शुरू हो जाए, कोई तैयारियां शुरू हो जाए, कोई ग्राउंड पे लोग निकलना शुरू हो जाए। और अगर वही सारा कुछ करना है सुहेल अफरीदी साहब ने जो वो पहले कर रहे थे, तो वो तो पहले भी कर सकते थे, अनाउंसमेंट के बगैर भी कर सकते थे। वो पंजाब चले जाएंगे, सिंध चले जाएंगे, बलूचिस्तान चले जाएंगे, लोग निकलेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, 10,000 5,000 लोग निकलेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। स्ट्रीट मूवमेंट कोई और चीज होती है, आपको हर गली हर मोहल्ले में कमेटियां बनानी पड़ती हैं, नीचे तक घरों तक एक एक आदमी तक आपको टच करना पड़ता है। क्या उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई काम शुरू किया? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि नहीं शुरू किया। बाद में आप मायूस होंगे, आप सर पकड़ेंगे, आप ये कहेंगे जनाब कि ये आप हमें उम्मीद दिलाते हैं सोशल मीडिया पे लोग, ये आप बहुत सारे मेरी तरह के और लोग हैं, आप कहेंगे, आप लोगों को ब्लेम करेंगे कि ये उम्मीद दिलाते हैं। आपको पहले बता रहे हैं कि कोई स्ट्रीट मूवमेंट और कोई निचले लेवल तक तैयारी नहीं हो रही। ये इसी भरोसे अभी तक तो बैठे हुए हैं 4 दिन गुजरने के बावजूद कि हमने ऐलान कर दिया जब हम चलेंगे तो लोग हमारे साथ चल पड़ेंगे बहुत सारे। तो तैयारी कोई नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। और ये एक दिन का काम भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर किसी को ये लगता है कि वो घर से निकलेंगे, एक दिन जाएंगे इस्लामाबाद में जलसा करेंगे और इमरान खान को लेकर आ जाएंगे या उनको अस्पताल में दाखिल करवाकर उन तक रसाई हो जाएगी, फैमिली से मुलाकात करवाकर वापस आ जाएंगे, तो ये भी नहीं होना। ये एक लंबा टेस्ट मैच है, आपका हुकूमत के साथ मैच पड़ेगा। आपने कश्मीर में देखा, उनके 100 के करीब लोग शहीद हो गए, वो घर ही नहीं जा रहे, वो आज भी वहां पे बैठे हुए हैं, वो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत को उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। और याद रखिएगा ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आ रही है, ये उल्टा इनको नुकसान हो जाएगा। और कल को अगर ये तहरीक बढ़ गई जो आजाद कश्मीर के अंदर है, तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी और जो वहां पे हुकूमत बनाई जाएगी उसके लिए भी एक नई मुसीबत बन जाएगी। तो नाजरीन, कैद तन्हाई और इमरान खान साहब की सेहत और उसके बाद 27 सितंबर, इन चीजों पे हमने बात की। 27 सितंबर का मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी तैयारियां शुरू नहीं हुई, तो पंजाब में और सिंध में और बलूचिस्तान में कब तैयारियां होंगी, कश्मीर में कब तैयारियां होंगी, गिलगित बल्तिस्तान में कब तैयारियां होंगी, उसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब नाज़रीन आ जाए एक और मसले की तरफ। कश्मीर में जहां पे एहतजाज हो रहा है ना रावला कोर्ट में, वहां पे 7 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। यानी वो कश्मीर जहां पे थोड़ी सी सीटें हैं, जहां लगभग 5 मिलियन के करीब आबादी है, उस कश्मीर में इंतखाबात को 5 मरहलों तक लेकर चले गए। आप अंदाजा कर लें, यानी छोटे से कश्मीर के अंदर एक दिन में इंतखाबात नहीं करवा सकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। उसकी वजह यह है कि कश्मीरी डट कर खड़े थे, कश्मीरी मजबूती के साथ खड़े, कश्मीरी अपने मौके के साथ खड़े। ये बार बार फतवे देते हैं कि कश्मीरी गद्दार हो गए, कश्मीरियों ने ये कर दिया, कश्मीरियों ने वो 100 के करीब आपने उनकी लाशें गिरा दी। और क्या करना है? दुनिया में सिर्फ 2 जगह हैं इस वक्त मेरी दानत, और जगह भी होगी बहुत सारी, लेकिन जो मशहूर तरीन 2 जगह हैं दुनिया में जहां पे इस वक्त इंसानी इमदाद को रोका जा रहा है। गजा में रोका जा रहा है, इसराइल रोक रहा,
कि वहां पे खुराक नहीं जाने देता, अद्वियात नहीं जाने देता, इवन पानी नहीं जाने देता, इंसानी इमदाद को वहां पे नहीं पहुंचने देता, इमदादी कारकुनों को वहां नहीं जाने देता, और दूसरी जगह आजाद कश्मीर है। ऐसा तो इंडिया मकबूजा कश्मीर में नहीं कर रहा जो आप आजाद कश्मीर में कर रहे हैं। इतने सारे ट्रक खड़े हुए हैं वहां पे, गंदुम के, खुराक के, चीजों के, वो सारे रोके हुए हैं, लोगों को जाने नहीं दे रहे। जो लोग इमदादी सामान लेकर जाना चाहते थे, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या अद्वियात या बाकी चीजें, उन्हें उठाकर जेलों में डाल दिया। वो सेनेटर मुश्ताक जो है वो भूख हड़ताल करके बैठे हुए जेल के अंदर। वो जाना चाहते थे कश्मीरियों की मदद करने के लिए इस माहौल में, जब आपने उन्हें अकेला कर दिया मार मार के। तो ये कश्मीरियों के साथ हो रहा है, लेकिन वो अभी तक डट कर खड़े हुए हैं। अच्छा, एक और चीज भी इन्होंने कही, इन्होंने कहा ये 7 नशिस्तें अगर इलेक्शन इन पे नहीं भी होता ना तो हम हुकूमत तश्कील दे देंगे, यानी इलेक्शन मुकम्मल हुए बगैर ही हम एक सेशन बुला लेंगे और उसके अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर का हम इंतखाब कर लेंगे और फिर हम देखेंगे फिर क्या होता है। ये आप अंदाजा करें कि कैसी ढिठाई के साथ ये लोग अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। और इसका नुकसान जो है ना वो अल्टीमेटली वफाक को होता है। इसका नुकसान अल्टीमेटली उस कॉज को होगा जिसके साथ हम 70 साल तक खड़े रहे। अब नाज़रीन, जी जो मुआहदा किया हमने सऊदी अरब के साथ और तुर्की के साथ, इन पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, तुर्की में बहुत बात हो रही है, पाकिस्तान में भी हल्की फुल्की हो रही है, सऊदी अरब में इसको जश्न के तौर पे देखा जा रहा है, वहां पे तो जमहूरियत नहीं है। तो इसमें एक पहलू और भी है जो आजकल डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि अमेरिका को क्योंकि यहां पे खित्ते में बहुत मार पड़ी है और उसके जो फौजी अड्डे थे वो भी तबाह हुए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जो अरब ममालिक हैं वो अमेरिका पे अपनी सिक्योरिटी के लिए भरोसा ना करें। अमेरिका के हथियार बहुत अच्छे हैं, वो ये चाहेंगे कि अमेरिकन हथियार यहां पे मौजूद रहें, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि मकामी जो ममालिक है उनका एक इत्तेहाद भी होना चाहिए, ताकि अगर ईरान की तरफ से कभी भी अरब ममालिक पे अटैक होता है या अरब ममालिक की कभी भी ईरान के साथ या हौसियों के साथ लड़ाई होती है तो खित्ते में ऐसे मुल्क होने चाहिए जो दोनों तरफ से दबाव डाल सकें। यानी तुर्की और पाकिस्तान अगर दोनों तरफ से ईरान के ऊपर दबाव डालता और अमेरिका लड़ रहा होता या अमेरिकन हथियार इस्तेमाल हो रहे होते तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। लेकिन यह पाकिस्तान और तुर्की के लिए एक नई मुश्किल भी खड़ी हो जाती, क्योंकि इन दोनों मुल्कों में अवाम के अंदर जो हमदर्दी है वो ईरान की अवाम के साथ काफी ज्यादा है, ईरानियों के साथ काफी ज्यादा है। तो अब देखते हैं ये मुआहदा क्या करेगा। भारत अमेरिका के ऊपर जो एतमाद या एतबार था अरब ममालिक का वो कम हुआ। उसका रीजन ये है कि जब दिल करता है लड़ते हैं, जब दिल करता है वापस चले जाते हैं, जब दिल करता है जंग शुरू करते हैं, जब दिल करता है जंग बंद कर देते हैं। क्योंकि ईरान अमेरिका के अंदर मार नहीं सकता तो वो यहां पे मारता है। तो अगर यहां पे मकामी ममालिक के साथ इत्तेहाद किया जाए तो फिर ये ममालिक तो अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते, यहीं पे मौजूद है। तो इनको लड़ाई को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा कि जहां पे फिर फैसला हो जाए। तो अमेरिका जो है वो लड़ाई का फैसला करने में कामयाब नहीं हुआ और मुकम्मल तौर पे दिफा करने में भी कामयाब नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन हथियार वापस चले जाएंगे या अमेरिका के साथ कता ताल्लुकी हो जाएगी अरब ममालिक की, ऐसा नहीं है। उनके पास दुनिया के शानदार हथियार है। तो अरब ममालिक अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथ भी चलेंगे और लड़ने के लिए जो फौजें हैं वो मकामी फौजें हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी मजीद मुल्क भी इस सारे इत्तेहाद के अंदर आ सकते हैं। ईरान ने चंद शराइत रख दी हैं आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए। ये शराइत आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ईरान अभी तक कहां खड़ा है, यानी जहां ईरान पहले खड़ा हुआ था क्या आज भी वहीं खड़ा है। जरा ये शराइत आप देखें, ये है जनाब शराइत। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक कभी भी और किसी भी जबान में ईरान को धमकाया ना जाए। ये देखें कैसी शर्त है, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग हमेशा के लिए खत्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए और अमरीकी अफवाज को ईरान की तरफ से हटाया जाए, ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियां उठाई जाए, गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए मुंजमद असासे जारी किए जाएं। अगर ये रवैया अमेरिका नहीं बदलता और इन शराइत के ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो फिर आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ये अब कैसे होंगे मुज़ाकरात, अब कैसे होगी सुलह। यानी ईरान आज भी अपनी उन्हीं चीजों के साथ स्टिक, उन्हीं चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, जहां वो कहता है कि ये मेरे मुतालबात हैं, ये माने जाए। वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका को प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसके अंदर बार बार रिपोर्टें आ रही हैं कि उसके हथियारों के जखीरे में बहुत बड़े पैमाने पर कमी हो गई है और वो अमेरिका के दिफा के लिए काफी नुकसानदेह चीज है। डोनाल्ड ट्रंप इन रिपोर्टों के ऊपर बहुत गुस्सा भी हुए, लेकिन फिर भी बार बार अमरीकी इंतजामिया को, ये CNN ने भी एक रिपोर्ट किया कि जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं उन्होंने बाकायदा आगाह किया ट्रंप इंतजामिया को कि अब आप ईरान से लड़ाई में जान छुड़ाएं,
کوئی نئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی, ہمارے لیے مسائل بہت بڑھ جائیں گے. تو امریکنز کے لیے اب یہ جنگ لمبی لڑنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اکیلا لڑ رہا ہے نا پہلی مرتبہ, ورنہ ہمیشہ امریکہ بہت سارے اتحادیوں کو لے کر لڑتا رہا ہے, اور کوئی فوج آگے سے امریکہ کو مارتی نہیں تھی, وہ صرف بار کھاتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی منظم فوج واپس میزائل مارتی ہے, راکٹ مارتی ہے یا ڈرون مارتی ہے, تو لڑائی کے انہوں نے طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا. تو یہ ناظرین اب تک کی صورتحال ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.